हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम इस वीडियो में फ़ाइन आर्ट्स की जो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी जो बुक है, तो उसके फर्स्ट चैप्टर को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा यहाँ पे फ़ाइन आर्ट्स जो यहाँ पे बुक है, इसमें आर्ट एंड कल्चर की बेसिक जो भी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है उसे ये कवर करेगा। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, भारत में प्रागैतिहासिक शैल चित्र, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। पूरे विस्तार से जानेंगे आखिर में ये पूरा कहानी क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारे चीज़ों को विस्तार से इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो भारत में जो भी यहाँ पे शैल चित्र थी, इसकी खोज पहली बार होती है 1867 से 1868 के बीच में, जिसमें यहाँ पे आर्कीब्लड जो है ये यहाँ पे अपनी भूमिका निभाते हैं। और ये खोज यहाँ पे स्पेन के यहाँ पे अल्तामीरा की खोज से लगभग 12 वर्ष पहले हुई थी। फिर बाद में यहाँ पे कॉकबर्न, एंडरसन, मिस्र, घोष, ये सारे यहाँ पे जितने भी पुरातत्वविद है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक शैल चित्र स्थलों की यहाँ पे खोज करते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा ये जो लखुडियार की एक महत्वपूर्ण चित्रकला है, जिसमें हाथों से यहाँ पे चित्र जो है ये बनाई जाती थी। लगभग यहाँ पर जो है हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मनुष्य को दिखाया गया है। कुछ ऐसे चित्र मिले हैं जो एक दूसरे के ऊपर बनाए गए हैं। सबसे पुराने चित्र जैसे कि यहाँ पे काले रंग के दिखाए देंगे, और साथ में यहाँ पे कुछ लाल रंग के, और यहाँ पे जैसे सफ़ेद रंग के भी कुछ चित्र जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इसे हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो भी यहाँ पे चित्रकला है वो पत्थरों पर बनाए गए। तो यहाँ पे भारत के जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानों ने यहाँ पे लगभग जो है 9 पाषाणकालीन लोगों के द्वारा इसमें बहुत सारे जो चित्र है वो बनाए गए थे। यहाँ प्रमुख स्थलों में जैसे कि कुबगल्ली, पिकली हल और यहाँ पे टेक्टाकोटा जो यहाँ पे शामिल है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे 9 पाषाणकालीन जो भी चित्र हैं वो मिले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है भीमबेटका। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे कहा जाए, अगर हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में अगर पढ़ते हैं और इसमें अगर भीमबेटका के बारे में अच्छे से अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। तो भीमबेटका के प्रागैतिहासिक कालिक जो यहाँ पे शैल चित्र थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे भारत में सबसे समृद्ध प्रागैतिहासिक शैल चित्र अगर कोई है तो वो है भीमबेटका। ये मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वत श्रृंखला और उसके उत्तर प्रदेश तक यहाँ पे लगभग कैमूर क्षेत्र में ये पाया जाता है। ये पहाड़ियाँ पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के अवशेषों से यहाँ पे पूरे तरीके से भरपूर है। यहाँ जंगल, जंगली जानवर, जंगली यहाँ पे जो भी पौधे हैं, फल, नदियाँ और छोटी जलधाराएँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। इसलिए इसे पाषाण युग के लोगों के रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में भी देखा गया था। इसमें से सबसे बड़ा और प्रभावशाली अगर देखा जाए एग्ज़ाम्पल के तौर पर, तो वो है शैल आश्रय। भीमबेटका जो है ये एक शैल आश्रय के रूप में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे विख्यात है। ये मध्य प्रदेश में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है, और लगभग 10 यहाँ पे वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये करीब 80 शैल आश्रय है इसमें, जिनमें से लगभग 500 में चित्र यहाँ पे पाए गए हैं। भीमबेटका की यहाँ पे जो गुफाएं हैं, इसकी खोज 1957-1958 में प्रसिद्ध पुरातत्वविद V.S. वारांकर जो है उनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। ये नेम जो है इसे यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था। बाद में उन्होंने कई वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण करके इन यहाँ पे चित्रों का अध्ययन भी किया है।
भीमबेटका का जो चित्र है उसके विषय में अगर देखा जाए तो लगभग ये हमारे दैनिक जो जीवन है उसके साथ साथ धार्मिक और राजसी दृश्यों से भी यहाँ पे पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे विषयों में चर्चा की गई है, जैसे कि यहाँ पे शिकार के बारे में, नृत्य के बारे में, संगीत, घोड़े और हाथी पर सवार लोग, जानवरों की कैसे लड़ाई होती थी आपस में, शहद इकट्ठा करना, शरीर को यहाँ पे सजाना और घरेलू जीवन के दृश्य, ये सारे चीज़ें यहाँ पे चित्रकला के रूप में यहाँ पे मिलती है। तो जो हमारा भीमबेटका है, भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और एक दूसरे के ऊपर बने चित्रों के आधार पर भी विभिन्न समूहों में यहाँ पे बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है चित्र एक के ऊपर यहाँ पे बने हुए थे। यहाँ के चित्रों को 7 ऐतिहासिक कालों में वर्गीकृत किया गया है और यहाँ पे इसे हम लोग 3 अध्याय में बांट करके इसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहले भाग को पढ़ेंगे ऊपरी पूरा पाषाण काल के रूप में, फिर दूसरा आएगा मध्य पाषाण काल और तीसरा आएगा ताम्र पाषाण काल। तो जो हमारा ऊपरी पूरा पाषाण काल है, इसमें जो है चित्र जो होते थे वो हरे रंग के और गहरे लाल रंग के, यहाँ पे बड़े बड़े जानवरों की रेखात्मक आकृतियाँ जो है इसमें बनाई जाती थी। इसमें जो है बाइसन, हाथी, बाघ, गेंडा, जंगली सूअर, ये सारे प्रमुख जानवर हैं जिनके यहाँ पे चित्र मिले हैं। मनुष्यों को सामान्यतः यहाँ पे डंडी जैसी आकृतियों में यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि ये अगर सिर है तो इस तरीके से इसका हाथ इस तरीके से बनाया गया है। कुछ चित्रों में रंग भरकर चित्र बनाए गए हैं और यहाँ पे देखी गई है किस तरीके से ज्यामितीय आकृतियाँ भी इसमें शामिल थी। हरे रंग के चित्र नर्तकों और लाल रंग के चित्रों में शिकारियों को दर्शाया यहाँ पे गया था। अब हम लोग आते हैं मध्य पाषाण काल में। भीमबेटका में सबसे अधिक चित्र मध्य पाषाण काल से ही यहाँ पे संबंधित थी। इस काल में चित्रों के विषय की अगर संख्या देखी जाए तो ये बढ़ गई थी, लेकिन चित्रों का आकार पहले की तुलना में यहाँ पे छोटा हो गया था और शिकार के दृश्य इसमें बहुत प्रमुख थे। इसमें जैसे कि शिकार करने के दृश्य दिखाई दिए हैं। इन चित्रों में लोगों को समूह में शिकार करते हुए दिखाया गया है। उनके हाथों में नुकीले भाले, नुकीली लकड़ियाँ और तीर धनुष जैसे कुछ यहाँ पे हथियारों को दिखाया गया है। कुछ चित्रों में जानवरों को पकड़ने के लिए जाल और फंदों का प्रयोग को भी दिखाया गया है। शिकारी साधारण कपड़े और आभूषण पहने हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने विशेष सिर की सजावट के लिए यहाँ पे मुखौटे वगैरह जो है मुकुट, इसे भी यहाँ पे पहने हुए थे। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है भीमबेटका में लोग शिकार करते थे। चित्रों में यहाँ पे कुछ जानवरों को दिखाया गया है, जैसे कि हाथी, बाइसन, बाघ, जंगली सुअर, हिरन, नीलगाय, एंटीलोप, तेंदुआ, पैंथर, गेंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी और कुछ यहाँ पे पक्षियों को भी दिखाया गया है। इस काल के कलाकारों को जानवरों का चित्रण विशेष रूप से यहाँ पे पसंद था। कुछ चित्रों में जानवर मनुष्यों का पीछा करते हुए भी यहाँ पे दिखाए गए हैं, जबकि कुछ में मनुष्य जानवरों का पीछा करके उनका शिकार करते हुए। मनुष्य और पशु का यहाँ पे जो है चित्रण दिखाई दिया है। जानवरों को अपेक्षाकृत प्राकृतिक और यथार्थ शैली में यहाँ पे चित्रित किया गया है, जबकि मनुष्य को अधिक शैली यहाँ पे बंद के रूप में। चित्रों में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और साथ में युवा और वृद्ध सभी यहाँ पे लोगों को दिखाया गया है। बच्चे को दौड़ते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए इन सारे दृश्यों में दिखाया गया है। सामुदायिक नृत्य भी एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि इसमें देखा गया है लोग फल को इकट्ठा कर रहे हैं, पेड़ों से शहद निकाल रहे हैं, महिलाएं अनाज पीसते हुए, भोजन को तैयार करते हुए, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दिखाई गई है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक पारिवारिक जीवन जो है उसकी झलक हमें दिखाई देती है। फिर आता है तीसरा ताम्र पाषाण काल। भीमबेटका के चित्रों का अगर यहाँ पे देखा जाए, ये जो तीसरा चरण था ताम्र पाषाण काल,
इस काल में चित्रों से पता चलता है कि यहाँ रहने वाले गुफा वासियों का जो यहाँ पे जो कनेक्टेड है ये थी मालवा क्षेत्र की अस्थायी कृषि से, क्योंकि इसमें जो है बस्तियों का भी अवशेष मिलने लगा था और यहाँ पर जो है वस्तुओं का आदान प्रदान जैसे प्रमाण भी मिले हैं। इस संपर्क का प्रमाण ताम्र प्रसारकालीन मिट्टी के बर्तनों और शैल चित्रों में भी दिखाई देने लगा था, क्योंकि इसमें जो है क्रॉस हैज वाले और यहाँ पे वर्ग और जालीदार डिजाइन भी यहाँ पे बनाए जाने लगे थे। दोनों में पाए जाते थे जब लगभग ये जो है ये क्रॉस हैज और जालीदार डिजाइन जो है ये दोनों पाए जाते थे। चित्रों में मिट्टी के बर्तन और यहाँ पे जो है धातु भी दिखाई देती थी, धातु के औजार। हालांकि पहले के कालों की तुलना में इस समय के चित्र में जीवंतता और ऊर्जा कम हो गई थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो भीमबेटका है इसमें लोग जो है अलग अलग चीज़ों के ड्राइंग बनाए हुए थे, जानवरों के, लोगों के, डांस करते महिलाओं के। तो इसमें जो है रंग का प्रयोग किया जाता था। तो आइए हम लोग जानते हैं उसमें कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया था। भीमबेटका के कलाकारों ने यहाँ पर सफ़ेद, पीला, नारंगी, लाल, गेरू, बैंगनी, भूरा, हरा और काला ये सारे रंगों को यहाँ पर जो है प्रयोग में लाए थे। इनमें सफ़ेद और लाल रंग का सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो इस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि वे लोग यहाँ पर सफ़ेद और लाल रंग को ज़्यादा पसंद करते होंगे। तो ये रंग कैसे बनाए जाते थे? उस समय कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो फिर इतने गहरे रंग कैसे बनाए जाते थे जिनका प्रमाण हमें आज मिल रहा है। आज भी अगर देखा जाए भीमबेटका की गुफाओं में तो उस तरीके की आकृतियाँ नज़र आती है। तो इतने सालों के बाद भी वो रंग का जो यहाँ पे कलर है वो आज तक नहीं गया। तो इतने यहाँ पे जो रंग थे कैसे बनाए जाते थे? तो यहाँ पे कलाकार जो है विभिन्न चट्टानों और खनिजों को पीस करके रंगों को यहाँ पे तैयार करते थे। जैसे कि लाल रंग को माना जाता है कि वे हेमेटाइट जो यहाँ पे चट्टान होते थे इसे यहाँ पे पीस करके बनाते थे, जिससे गेरू रंग यहाँ पे जो है बनता था। हरे रंग के यहाँ पे चालसेडोनी पत्थर से इसे बनाया जाता था और सफ़ेद रंग के लिए चूना पत्थर जो है इसका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे खनिजों को वे पहले पीसते थे, पीसने के बाद उसका पाउडर यहाँ पे बनाते थे। पाउडर बनाया जाता था, फिर उसमें पानी और कोई भी ऐसा चिपचिपा पदार्थ डालते थे, जैसे कि पशुओं की चर्बी हो गया या फिर पेड़ के गोंद हो गए या फिर अराल मिलाई, ये सारी चीज़ों को मिलाई जाती थी। ब्रश बनाने के लिए पौधों के रेशों का यहाँ पे उपयोग करते थे ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर जो है वो किया जा सके। इतने हज़ारों साल बाद भी रंग जो है वो सुरक्षित यहाँ पे रहा था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि इतने हज़ारों वर्षों तक मौसम की कठिन परिस्थितियों को देखने के बावजूद भी ये रंग काफ़ी हद तक सुरक्षित है। तो माना जाता है कि इसका कारण है चट्टानों की सतह पर मौजूद ऑक्साइड। ये ऑक्साइड होने के कारण ही रासायनिक प्रतिक्रिया यहाँ पे जो है वो होती है, जिससे यहाँ पे ये सुरक्षित है। तो चित्रकला जो है यहाँ पे पाया गया है। तो आखिर में वे लोग चित्र कहाँ बनाते थे? तो यहाँ पे चित्र जो है वो शैल आश्रयों में बनाते थे, उनके दीवारों पर, उनके छतों पर। कुछ चित्र उन स्थानों पर भी मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ ऐसे स्थान पर भी है जो रहने की जगह नहीं लगती थी। जैसे हो सकता है कि वे कोई बड़े चट्टान जो कि जहाँ पे नहीं रहते थे फिर भी वहाँ पे बना दिए थे। ऐसे स्थानों पर धार्मिक या फिर विशेष महत्व रहा होगा। कुछ चित्र बहुत ऊंचाई पर बनाए हुए थे, कुछ यहाँ पे छत के पास बनाए गए थे, शायद इसलिए कि उन्हें दूर से देखा जा सके, उनकी पहचान किया जा सके। जैसे कि आज हम लोग अपने घरों में अपने पहचान के लिए यहाँ पे जो है ऊंचे ऊंचे बोर्ड या फिर साइन बोर्ड लगाते हैं। तो उस तरीके से वे अपने घरों की पहचान के लिए हो सकता है कि वे ऊंचे स्थान पर कुछ यहाँ पे चित्र बनाते होंगे, ताकि दूर से उन्हें अपने घरों का यहाँ पे पहचान हो सके। शैल चित्रों की कलात्मक विशेषताएं, जैसे कि यहाँ पे जो है शिकार करते हुए दृश्य को दिखाया गया है। मध्य पाषाण काल के शैल चित्र में शिकार के दृश्य यहाँ पे प्रमुख विषयों से जुड़ा हुआ था। लोगों को यहाँ पे समूह में शिकार करते हुए दिखाया गया है।
तो यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल सकता है कि वे लोग यहाँ पे सामूहिकता को ज़्यादा ध्यान देते थे। वे यहाँ पे समूह में रहना पसंद करते थे। हो सकता है कि उनका सामाजिक जीवन यहाँ पे बेहतर होगा। शिकार के लिए वे भाले का नुकीले जो भी लकड़ियाँ होती थी, तीर और जो भी यहाँ पे धनुष है, इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि ऐसा यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। कुछ चित्रों में जानवरों को पकड़ने के लिए जाल का यहाँ पे और फंदों का भी प्रयोग जो है वो किया गया था। शिकारियों को साधारण कपड़े और आभूषण में यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ लोगों के सिर पर सजावट के लिए चेहरे पर मुखौटे जैसी आकृति, जो जिसे हम लोग यहाँ पे मुकुट कहते हैं, ये चीज़ें भी दिखाई गई है। फिर से यहाँ पे नृत्य के भी दृश्य मिले हैं। लोग यहाँ पे डांस करते हुए नजर आए हैं। शैल चित्रों पर एक महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाई देता है ये एक नृत्य के रूप में। लोगों को सामूहिक रूप से यहाँ पे जैसे कि हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लखुडियार और भीमबेटका दोनों जगहों पर नृत्य के यहाँ पे दृश्य जो है वो मिले हैं। इससे उस समय के लोगों के सामुदायिक जीवन और उनकी जो सामूहिक गतिविधियाँ हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे जानकारी जो है वो मिलती है। जानवरों के चित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक यहाँ पे कलाकारों ने बड़ी संख्या में जानवरों के चित्र बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए हाथी, बाइसन, बाघ, जंगली सुअर, हिरन, यहाँ पे एंटीलोप, तेंदुआ, ये सारे मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी, ये सारे पक्षियों के भी यहाँ पे जो है चित्र बनाए गए थे। मध्य पाषाण काल के कलाकारों को जानवरों का चित्र विशेष रूप से यहाँ पे ज़्यादा पसंद था, इसलिए मध्य पाषाण काल में ज़्यादा यहाँ पे बनाया गया है। कुछ चित्रों में जानवर मनुष्यों का पीछा कर रहे हैं, तो कुछ में मनुष्य जानवरों का पीछा कर रहे हैं। जानवरों को यहाँ पे कुछ चित्रों में देखा गया है बहुत ही बड़ी आकृति में बनाया गया है। तो आखिर में ये बड़ी आकृति में जानवर को बनाने का उनका मकसद क्या था? तो कुछ शैल चित्रों में जैसे कि जानवरों को मनुष्य की तुलना में बहुत ही बड़ा दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जानवरों के चित्र बनाने से मनुष्य को जानवरों पर शक्ति या फिर नियंत्रण का भाव यहाँ पे महसूस होता होगा। यहाँ पे ऐसा कहा जा सकता है कि बड़े आकार के जो जानवर थे, तो यहाँ पे बड़े आकार में जानवरों को चित्रित करना उस जानवर की महत्ता, शक्ति और उसके प्रति मानव के जो मनोवैज्ञानिक भाव है उसे दर्शाते होंगे। जैसे कि आज हम लोग अगर बात करें हाथी के बारे में, तो जो हाथी है ये एक बहुत ही विशालकाय जानवर है। तो उसकी अगर हम लोग यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे तो उसे हम लोग एक बड़ी आकृति में बनाएंगे, ताकि हमें उसकी जो यहाँ पे बनावट है, शारीरिक बनावट, उसके बारे में पता चल सके, उसके बल के बारे में पता चल सके। तो उसी प्रकार वे लोग भी उस समय जानवरों को यहाँ पे बड़े आकृति बनाकर ये बताते थे कि उसकी एक अपनी पहचान है, उसकी एक यहाँ पे ताकतवर है। जो आकृति बड़ी होती थी तो वे जानवर भी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, ज़्यादा खतरनाक होते थे, ऐसा उन्होंने यहाँ पे मनोवैज्ञानिक के रूप में दर्शाया है। मनुष्य और जानवरों का यहाँ पे चित्रण मिला है, जैसे कि जानवरों को काफ़ी हद तक प्राकृतिक और यथार्थवादी शैली में यहाँ पे बनाया गया है, लेकिन मनुष्यों को अपेक्षाकृत शैलीबद्ध रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, युवा, वृद्ध, ये सभी तरीके का यहाँ पे जो एज है इसे दिखाया गया है, लोगों को दिखाया गया है। बच्चों को यहाँ पे दौड़ते हुए, कूदते हुए, खेलते हुए दिखाया गया है। दैनिक जीवन के भी यहाँ पे दृश्य मिले हैं, जैसे कि शैल चित्रों में यहाँ पे शिकार तो दिखाया गया है, लेकिन साथ में फल को इकट्ठा करते हुए, शहद इकट्ठा करते हुए, भोजन को तैयार करते हुए, अनाज को पीसते हुए, नृत्य करते हुए और सामूहिक गतिविधियाँ, ये सारे चीज़ों को यहाँ पे जो है एक तरीके से सामाजिक और पारिवारिक जीवन के रूप में भी दर्शाया गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय जो लोग हैं वे सामाजिक और पारिवारिक जीवन के बारे में शायद जानते होंगे, इसलिए वे इन सारे चीज़ों में यहाँ पर लगभग प्रमाण के तौर पर दर्शाए गए हैं। इसमें घायल मनुष्य और उनके संघर्ष के बारे में भी जानकारी दी गई है। भीमबेटका के कुछ चित्रों में मनुष्य और जानवरों के बीच में संघर्ष को भी यहाँ पे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। एक चित्र में लोगों का समूह बाइसन का शिकार करता हुआ दिखाई दिया है, तो कुछ घायल लोग जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिए हैं। इससे कलाकारों की चित्रांकन कुशलता और उस समय के जीवन में शिकार के महत्व का भी पता जो है हमें चलता है। शैल चित्रों की सबसे बड़ी अगर विशेषता देखा जाए
तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि केवल कला के बारे में यहाँ पे उन्होंने नहीं दर्शाया है, बल्कि उन्होंने मानव के जीवन शैली के बारे में, उनकी भोजन के, उनके दैनिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी है, उनके सामाजिक जीवन पर प्रभाव भी डाला है, पर्यावरण के बारे में, जानवरों के संबंध के बारे में बताया है, किस तरीके के जानवर थे, जानवर की आकृति उनकी खूंखार होने की क्षमता को बताता है, उनके सोचने के तरीके के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे जो है एक दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए, भीमबेटका की विशेषता है चित्रकला की यहाँ पे परतें। कई शैल चित्र यहाँ पे स्थलों पर एक नया चित्र पुराने चित्र के ऊपर बनाया गया था, यानी कि अगर उन्होंने किसी चित्र को बनाया है तो उसके ऊपर फिर से उन्होंने कुछ नए चित्रों को बनाया है। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर लगभग 20 परतों तक का यहाँ पे चित्र जो है वो एक दूसरे के ऊपर पाए गए हैं, और ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों। तो हो सकता है कि उसमें यहाँ पर जो है कलाकार को अपना पुराना चित्र जो है वो पसंद नहीं आया होगा। हो सकता है कि वे उस चित्र की जगह में कुछ दूसरे चित्र को यहाँ पे बनाना चाहते होंगे, इसलिए वे उसके ऊपर में यहाँ पे चित्र जो है बना दिए हैं। कुछ चित्र को चित्र बनाने वाले स्थान पर पवित्र या फिर विशेष माने जाते यहाँ पे होंगे। अलग अलग पीढ़ियों के लोगों ने उसी स्थान पर इस्तेमाल किया हो, या फिर पुराने चित्र के ऊपर नए चित्र बनाए गए हो। तो यहाँ पे अलग अलग धारणाएं जो है वो प्रस्तुत की गई है। शैल चित्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे जो है प्रागैतिहासिक काल का जो यहाँ पे शैल चित्र था, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में है। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार प्रारंभिक मानव का जीवन शैली था, वे किस प्रकार भोजन करते थे, उनका दैनिक गतिविधियाँ कैसा था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर जो है जानकारी मिलती है। उनके शिकार करने के बारे में, सामाजिक जीवन कैसा था उनका, पर्यावरण के प्रति उनकी क्या क्या यहाँ पर रुख थी, उनका यहाँ पर जो है जानवरों के साथ कैसा संबंध था, उनके सोचने और समझने के तरीके, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अगर हम लोग देखें उस समय के मानव जो प्रारंभिक समय के थे, उस समय इतना ज़्यादा यहाँ पे विकास भी नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने प्राकृतिक रूप से कलर को बनाया। उनकी यहाँ पे देखा जाए जो ड्राइंग बनाने की जो क्षमता थी वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से थी। ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत ही सुकुशल तरीके से वे यहाँ पे चित्रों को बनाते थे, क्योंकि यहाँ पर आज तक उनके प्रमाण जो है वो मिले हैं। जानवरों को भी यहाँ बना दिए थे वे लोग। तो प्रागैतिहासिक काल के पत्थर के हथियार, औजार, मिट्टी के बर्तन, हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मानव सभ्यता के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण के तौर पर आता है। शैल चित्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें उस समय के मानव के विचारों को, उनके मानसिक संसार के बारे में भी एक झलक देती है। तो ये कुछ यहाँ पे ड्राइंग है, देख सकते हैं किस प्रकार वे यहाँ पर जो है चट्टानों पर चित्रकारी यहाँ पे किए हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये लोगों को दर्शाए हैं एक डंडी के रूप में, डंडे के आकार के रूप में। ये यहाँ पे शायद हो सकता है कि ये महिला या फिर पुरुष को यहाँ पे दिखाए है। ये डांस करते हुए देख सकते हैं किस प्रकार लोग एक दूसरे से यहाँ पे हाथ मिलाते हुए डांस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये झूमर खेलते हुए भी उसे दिखाए होंगे। तो ये यहाँ पे भीमबेटका की कुछ यहाँ पे चित्र हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।